आक्रमण के, विवेचना के, आलोचना के केंद्र में थी। हम इन आंदोलनों की जो तिथिवार तफसील है उसमें नहीं जा रहे। हम साहित्य चूँकि आइडियाज़ पर चलता है, विचारों पर चलता है, और उन विचारों का क्या असर हमारी साहित्यिक गतिविधियों में, साहित्यिक लेखन प्रक्रिया में हुआ, उसकी पड़ताल और उसकी समझ बनाने के लिए अब जब मैं कह रही हूँ, आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े होंगे। मेरा उनसे आग्रह है कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आप अपने पाठ्यक्रम का ध्यान रखिए और देखिए कि उस पाठ्यक्रम में जो पितृसत्ता है उसके खिलाफ कितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, अथवा वर्णाश्रम व्यवस्था के खिलाफ आपको कितनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जो राजनीतिक आंदोलन चले उनका जो साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतिफलन है वह किन स्तरों पर घटित हुआ और उसका नतीजा क्या निकला, हम आज कहाँ खड़े हैं, ये उसका सर्किल का, वृत्त का ये सवाल जो है कि हम आज कहाँ खड़े हैं, वर्तमान समाज क्या है, ये उस पूरे वृत्त को पूरा कर देगा। हमारी लड़ाई किससे थी, हम किस प्रकार लड़े, किन वैचारिक छतरियों के नीचे लड़े और नतीजा क्या निकला, क्या शून्य या कुछ हमने अचीव किया। ये सारा गोल आपके सामने एक वृत्त की तरह स्पष्ट हो जाएगा। अपने पाठ्यक्रम को या अब तक पढ़े गए साहित्य को एक बार अपने जेहन में बार बार याद कीजिए, तो आप समझ पाएंगे कि हम किस तरह के सामाजिक राजनीतिक आलोड़न विलोड़न से गुजरे, लेकिन उसका साहित्यिक नतीजा क्या रहा, और समाज में आज भी जो स्थितियां हैं साहित्य उससे प्रभावित हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। ये तमाम चीज़ें इस विवेचना से जाहिर होगी। तो पहली जो स्थिति थी जो पितृसत्ता के खिलाफ थी, दूसरी जो पैंथर्स पार्टी और उसके द्वारा चलाया गया मूवमेंट था वह वर्णाश्रम व्यवस्था के खिलाफ था, जाति प्रथा के खिलाफ था, जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए सन्नद्ध था। लेकिन इसका भी धीरे धीरे एक तरह से अवसान हो गया, और ख़ास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो जब बहुजन जो पार्टी है मायावती की, कांसीराम वगैरह का जो उनका जो आविर्भाव हुआ और उनका जो कह सकते हैं उनकी जो विकास की स्थितियां तैयार हुई, उसमें फिर ये धीरे धीरे एक बड़े अम्ब्रेला के तहत इकट्ठे हुए और एक बड़ा कॉज लेकर बीएसपी आगे बढ़ी। तो राजनीतिक दलों में भी ये एजेंडा जाति का बना रहा। आज कोई ऐसा दल नहीं है राजनीतिक जो ये कहे कि जाति अच्छी चीज़ है और जाति को बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन सामाजिक जो प्रतिफलन है वो यही बताता है कि जाति आज भी मौजूद है, पितृसत्ता आज भी मौजूद है, और पितृसत्ता हटी नहीं, ठीक उसी तरह से जाति भी नहीं हटी। आप देखिए कि तमाम इस तरह की घटनाएं आपको मिल जाएंगी। अखबार उठा लीजिए, पत्र पत्रिकाएं पलट लीजिए, आपको सूचना जो मिलती है अखबारों में उसका एक बड़ा स्पेस घेरता है किस तरह से पितृसत्तात्मक विचारधारा के तहत स्त्रियों का उत्पीड़न विभिन्न जगहों पर, खास करके देहात और शहर में, इस शहर का कोई अंतर नहीं है इसमें। मतलब आप विकास के इंडेक्स के रूप में देहात और शहर को एक दूसरे का विपर्य बोधी अस्तित्व रखने वाला मान लें, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जहाँ पितृसत्ता के समर्थन की बात आती है, जाति प्रथा के समर्थन की बात आती है, वहाँ न तो शहर का कोई अंतर दिखता है और न गांव का। दोनों जगहों पर समान भाव से उत्पीड़न होता है। यानी जो आधुनिक शिक्षा दीक्षा और जनतांत्रिक उपलब्धियां हैं वो यहाँ धराशायी हो जाती हैं। इसी तरह से हम एक और महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसकी चर्चा आपके सामने करना चाहेंगे। इन दोनों आंदोलनों का, और एक तीसरी जिसकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहूँगी वो भाषाई आंदोलन है। और जो भाषा को लेकर भारत में बहसें चली, खास करके जब आज़ादी मिली उसके बाद ये बहस तेज हो गई कि भाषावार प्रांतों का गठन किया जाए। और कहें कि आधुनिकता, मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि
आधुनिकता और आधुनिकता की पहचान के रूप में बहुत सारी बातों को रखा जाता है, लेकिन भाषा की समस्या आधुनिकता की पहचान है। आप देखें कि भाषा की समस्या मध्यकाल में नहीं उठती, भाषा की समस्या आदिकाल की समस्या भी नहीं है, लेकिन आधुनिक काल के आरंभिक कालखंड से ही भाषा की समस्या उठ खड़ी होती है। शुरुआत में ही जहाँ हिंदी को लेकर कोई बहस नहीं थी, खुद हिंदी भाषी प्रदेशों में जो बहस खड़ी होती है हिंदी बनाम ब्रजभाषा की, हिंदी बनाम उर्दू की, और इस तरह से और तमाम जो छिटपुट मतलब इनर सर्किल के डिबेट्स हो सकते हैं, वो हिंदी खड़ी बोली के संदर्भ में उठ खड़े हुए। आज़ादी के बाद भाषावार प्रांतों के निर्माण की बात की जाने लगी थी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट। दरवाजा खोलना है क्या? हेलो, सॉरी, घर से लाइव करने का एक संकट भी रहता है ना, तो दरवाज़ा असल में बंद है और कोई नॉक कर रहा था। तो भाषावार प्रांतों के गठन की जो बातचीत आज़ादी के बाद महत्वपूर्ण होकर उभरी, उसमें एक चीज़ ये देखी गई कि सबसे पहले ये बहस, हालांकि आज़ादी के पहले भी ये बहस थी कि भारत की राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में किसको जगह मिले, यानी भाषा को लेकर एक बहस आधुनिक काल के शुरुआत से ही अस्तित्व में आ जाती है। वो आज़ादी के बाद ऐसा कुछ घटित हुआ ये नहीं, बल्कि पहले से ही मौजूद है, और आधुनिकता की पहचान के रूप में भाषा संबंधी बहसों को देखा जाना चाहिए। अब झगड़ा जो है वो अन्य विषयों को लेकर उतना नहीं है जितना भाषा, संपर्क की भाषा कौन होगी, और राष्ट्र की भाषा के रूप में विभिन्न भाषाओं को दर्जा तो प्राप्त था ही, लेकिन असल झगड़ा संपर्क भाषा को लेकर था। और चूँकि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा को, खास करके खड़ी बोली हिंदी को, विभिन्न राज्यों में एक तरह की स्वीकृति नहीं मिल रही थी, तो वैसी स्थिति में जो दक्षिण भारतीय भाषाओं के आंदोलन थे, जो वहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग आंदोलन थे, वो उभर कर सामने आए। और सबसे पहले आज़ादी मिलते ही, यानी 47 में ही, सन 47 में ही जो एक मिनट, मैं ज़रा सा दरवाज़ा खोल के आ जाऊँ तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी, वेट कीजिए। सॉरी तो आज़ादी के साल से ही, यानी सन 47 के समय से ही दक्षिण भारत में हमने देखा कि विभिन्न गैर हिंदी भाषी जो भाषाएं थीं, गैर हिंदी भाषाएं थीं, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, इन सब का एक प्रेशर ग्रुप भाषा के व्यवहार को लेकर, यानी हिंदी ही उनके राज्यों में भी भाषा बनाई जाए या ना बनाई जाए, इसको लेकर काम करने लगा था। हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने एक समिति इस तरह के मांगों के लिए गठित की, और इस समिति की अध्यक्षता एस के दार
जी ने की। और इस समिति का मुख्य काम जो था वो इस बात की जांच करना था कि दक्षिण भारत में जो इस तरह भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की जा रही है वो कहाँ तक सस्टेनेबल है। दो खतरे महसूस किए जा रहे थे। पहला, जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर जो लोग इसका विरोध कर रहे थे या आलोचना कर रहे थे, उनकी आशंका क्या थी? उनकी आशंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाषा के आधार पर अगर राज्य का गठन कर दिया जाए तो ये राज्य कल को स्वायत्तता की मांग करने लगे, यानी देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता खतरे में पड़ जाए। एक आशंका ये थी। दूसरी आशंका थी कि जो देश की सुरक्षा है वह कहीं खतरे में ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि अगर छोटी छोटी सत्ताएं होंगी भाषा के आधार पर तो संभव है कि वे किसी तरह के बाहरी घुसपैठ या आक्रमण का सामना न कर पाए। दो बड़ी चिंताएं काम कर रही थी, लेकिन लोगों का जो अपनी भाषा से प्रेम था, भाषा को लेकर एक आग्रह था, वो इतना ज़बरदस्त था कि लोग इस तरह से ना देखकर बस इसे केंद्र के द्वारा किसी एक भाषा यानी खड़ी बोली हिंदी को अपने ऊपर थोपा जाना मान रहे थे। और अपनी भाषा को लेकर खास करके जो ऐसी भाषाएं थी जो बड़ी समृद्ध भाषाएं थी, सौभाग्य की बात है कि भारतवर्ष में एक से अधिक ऐसी भाषाएं हैं जिनका साहित्य, जिनका अपना स्क्रिप्ट और जिनके बोलने वाले लोग बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के हकदार हैं। और ये गौरव की बात है। भारत कभी भी इस तरह का देश नहीं रहा जहाँ केवल एक या दो भाषाओं का ही वर्चस्व रहा हो। ये मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल देश है। यहाँ एक जो विविधता है वही इसकी पहचान है। लेकिन आधुनिक भारत के उदय के साथ एक राष्ट्र की जो संकल्पना पेश आई, राष्ट्र का जो स्वरूप निकल कर आया, उसके लिए राष्ट्रीय भाषा तो थी ही, संपर्क भाषा की ज़रूरत भी बनी। यानी राजकाज की भाषा क्या होगी, इसको लेकर भी एक बहस हुई और अंततः खड़ी बोली हिंदी को उसका दर्जा दिया गया। दर्जा देने के साथ ही साथ विरोध की स्थितियाँ भी पैदा हुई और स्थिति यहाँ तक बिगड़ी कि भाषा के आंदोलन एक तरह से अस्मिता के आंदोलन का पर्याय बन गए। अस्मिता वाली जो बहस है, यानी अस्मिता के संदर्भ में अमूमन जो हम बहसें करते हैं वो 90 के बाद के दशक में उभरी हैं और हम वहीं से उनकी बात शुरू करते हैं। हम भूल जाते हैं कि भाषाई जो राज्य बनाने का प्रस्ताव था, यह भी भाषिक अस्मिता की ही पैदाइश है। आइडेंटिटी के सवाल को बहुत आगे ले जाकर हम विवेचित करते हैं, यानी स्त्री, दलित, अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटी इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो भाषा और भाषाई आंदोलन चले, ये भी दरअसल आइडेंटिटी के आंदोलन ही थे। इनकी पहचान इसी रूप में की जानी चाहिए और इन पर भी वो तमाम चीज़ें लागू होती हैं जो आइडेंटिटी के आंदोलन के प्लस और माइनस हैं। ये उससे परे नहीं है। तो मैं इस पूरे तफसील में ना जाकर कुछ बातें, तफसील से मेरा मतलब है कि डेट वाइज ये ना बताकर कि राज्य पुनर्गठन आयोग का 1956 में गठन हुआ, उस आयोग ने क्या रिपोर्ट दी और क्या क्या हुआ, उसके बाद अभी कितनी भाषाएं हैं, अभी कितने राज्य हैं, ये बताने के बजाय
मैं आपके साथ कुछ चीज़ें भाषा के संबंध में शेयर करना चाहूँगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है ये जानना और इसको सोचना आज के समय में, सन 2021 में, 22 में, बल्कि 21 तो बीत गया, 2022 में भी ये जानना और इस विषय पर सोचना इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज ये आशंका है कि हम पुनः उसी खोह में तो प्रवेश नहीं कर रहे। अगर हम पुराने जन आंदोलनों से बीते हुए समय से नहीं सीख रहे तो कहीं हम पुनः कोई गलती तो नहीं कर रहे। ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि जो भाषाई आंदोलन था वो किन तरह की परिस्थितियों में पैदा हुआ, उसने लेखक और लेखक संघों को किस तरह प्रभावित किया। यानी हम देखें कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है या जनवादी लेखक संघ है जिसका बाद में गठन हुआ, ये किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा, इनकी राजनीतिक समझदारी क्या थी और इनकी साहित्यिक जो अभिव्यक्ति के रूप थे, अभिव्यक्ति का ढर्रा था, वो कहाँ से संचालित था। जिन उद्देश्यों को लेकर भाषा के संदर्भ में जो बात उठाई गई थी और जिन खतरों की आशंका व्यक्त की गई थी, उनसे बचने के लिए जो उपाय सुझाए गए थे, यानी बताया गया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो अंततः क्या हम वहीं खड़े हैं जहां नहीं करने का, डोंट डू का बोर्ड लगा है, या हम वहां खड़े हैं जहां डू का बोर्ड लगा है? हम कहाँ खड़े हैं? अपनी स्थिति जानने के लिए भी हमें इतिहास से सीखना होता है, उसका एक सबक जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जब हम भाषा का या इस तरह के जन आंदोलनों का सवाल उठाते हैं तो ये सब के सब सवाल किसी बड़े राजनीतिक उत्प्रेरणा से प्रेरित हैं, ठीक है। और ये राजनीति किसी और के लिए नहीं है, जनता के लिए ही है। राजनीति का अर्थ आज हम लोग बड़ा डाइल्यूट करके लेते हैं, तरल बना कर लेते हैं, और अक्सर लोगों को कहा जाता है, कहने में आता है, सुनने में आता है कि पॉलिटिक्स नहीं। लेकिन बिना पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ ही तो हमें आज़ादी मिली। अगर हम राजनीतिक लड़ाई न लड़ते, केवल सांस्कृतिक लड़ाई लड़ते, तो क्या हम आज़ाद होते? नहीं होते। आज़ादी राजनीति के बिना नहीं मिली है, और किसी भी तरह की कोई आज़ादी, राजनीति बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, बुरी मंशा से की गई राजनीति ज़रूर बुरी चीज़ है, स्वार्थ से की गई राजनीति ज़रूर बुरी चीज़ है, निहित उद्देश्यों से, केवल संकीर्ण उद्देश्यों से की गई राजनीति ज़रूर बुरी चीज़ है। लेकिन जहाँ राजनीतिक उद्देश्य और मंशा स्वस्थ हो, वो वहाँ राजनीति देश और समाज के साहित्य के भी विकास में मदद करती है। प्रेमचंद ने शायद इसीलिए कहा था कि साहित्य राजनीति से आगे चलने वाली मशाल है। राजनीति के पीछे साहित्य नहीं चलता, साहित्य राजनीति से आगे चलता है, क्योंकि साहित्य मनुष्य की बात करता है। राजनीति में खांचे बटे होते हैं, साहित्य में खांचे नहीं होते। साहित्य में खांचे अंततः टूटते हैं और वो मनुष्य के पक्ष में खड़े होते हैं। इसलिए साहित्य राजनीति को रास्ता दिखाने वाला मशाल है, न कि साहित्य राजनीति का पिछलग्गू है। तो हमारी जो रचनाशीलता है, हमारा जो साहित्य है, वह आज कहाँ खड़ा है, इसको परखने के लिए जानना पड़ेगा कि ये जो तमाम जन आंदोलन थे, जो किसी न किसी तरह की राजनीतिक अगुवाई में चले थे, निहित उद्देश्य के साथ चले थे, इन जन आंदोलनों का उद्देश्य क्या था? इनके उद्देश्यों के साथ साथ इनके साथ एक जो कॉशस नोट लगा हुआ था कि हम ऐसा करेंगे तो खतरा है और ऐसा करेंगे तो बच जाएंगे, उस कॉशस नोट को हमने कितना फॉलो किया, हम कहाँ खड़े हैं, ये परखने के लिए भी ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में हम एक चीज़ देखें कि जब जनवादी साहित्य पर बहस चली है 80s के दौर में,
तो अमूमन जनवादी साहित्य के बहस में जातीय भाषाओं की स्वत्व रक्षा का प्रश्न गायब रहा। मैं जिसे कह रही हूँ कि 80s का वो जो दौर है जिसमें जातीय भाषाएं यानी नेशनलिटी की लैंग्वेज जो है उसके अपने स्वत्व की रक्षा का जो प्रश्न है वो वहाँ गौण था, उस पर बात नहीं की गई। यानी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास कैसे हो, आप देखिए कि क्षेत्रीय भाषा बोलियाँ इन सब ने किस तरह से खड़ी बोली हिंदी के विकास को कंट्रीब्यूट किया है, कैसे इसमें अपना महत्वपूर्ण अवदान दिया है। मध्यकाल को तो आप पढ़ ही नहीं सकते अगर आप खड़ी बोली हिंदी को केवल पढ़ना चाहते हैं तो। मध्यकाल को कैसे पढ़ेंगे, वहाँ तो अवधी भी है, भोजपुरी भी है, ब्रज भी है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, मैथिली है, राजस्थानी है, डोगरी है, और भी पता नहीं कितनी भाषाएं हैं। मध्यकाल की तो भाषिक पहचान ही खिचड़ी भाषा के रूप में है। तो खड़ी बोली हिंदी की अगर आप केवल बात करें, खाली हिंदी की बात करें, तो अल्टीमेटली वो भाषाई मोनोपोली या भाषाई एकाधिकारवाद को जन्म देगा। वहाँ जो भाषा की विविधता और उसकी जो संपत्ति है, उसका जो वैविध्य और उसका कहें उसकी जो संपदा है, उसका लाभ तो आप नहीं ले पाएंगे। तो केवल हिंदी और हिंदी साहित्य की बात करना, क्षेत्रीय भाषाओं के स्वत्व को एक लगभग भुला देना। सिर्फ एक इतिहासकार है जिसने बहुत विस्तार से क्षेत्रीय भाषाओं के और उनके अवदान की चर्चा हिंदी भाषा के संदर्भ में, खड़ी बोली के संदर्भ में की है, और वो हैं राहुल सांकृत्यायन। उनके अलावा कम लोगों ने या लगभग नहीं के बराबर लोगों ने, आलोचकों ने, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने और जनवादी आंदोलनों का इतिहास लिखने वाले लोगों ने जो क्षेत्रीय और स्थानीय बोलियां हैं, उनकी संपदा है, उनका जो शब्द भंडार है, उनका जो वाक्य विन्यास है, उनका जो साहित्य है, उनका जो फोक लोर है यानी लोक कथाएं, लोकगीत, लोक संगीत हैं, उन सब के अवदान को लगभग अचर्चित छोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम केवल खड़ी बोली हिंदी और वहाँ चले आंदोलनों और उनकी बात करें और क्षेत्रीय भाषाओं, कहानी, कविता की समीक्षा की बात करें। आप देखिए ना, 80 के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में जो बहस चली है वो क्या है। कहानी की बहस चली है, कहानी नई कहानी की बहस चली है, कविता की बहस चली है, कविता प्रयोगवादी कविता, नई कविता, और फिर बाद की बिटनी कविता, भूखी पीढ़ी, नंगी पीढ़ी, ये सब बहस चली है। लेकिन वहाँ भाषा के सवाल को एकदम गौण सवाल बनाकर पेश किया गया, जबकि सच्चाई क्या थी कि राज्यों के भाषावार गठन का जो आंदोलन था, उसकी जो डिमांड थी, वो लगातार